ओके, सो विल गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक। तो कल हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तक कवर किया था। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी of a system of 2 point charges and of a dipole in an external electrostatic field। तो जो अगला टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी ही होता है ये। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 point charges and of a dipole किसमें इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। लेकिन आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस और ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये फाइंड करने से पहले हमको पहले देखना है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस। तो अगर आप देखोगे उसमें एक टॉपिक मिलेगा आपको, सब टॉपिक ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस। तो बिफोर वी स्टार्ट डिराइविंग द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी आई वुड वांट टू नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का मतलब, क्या होता है? मैंने बताया था, क्या बताया था? पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन अचीविंग अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। मतलब तुम पहले चार्ज को ला के एक पॉइंट पर रख देते हो, नो वर्क इज डन। क्योंकि जब तुम पहला चार्ज ला रहे थे, वैसे चार्ज कहाँ से लाते हैं? इन्फिनिटी से। तो जब तुम पहला चार्ज ला रहे थे ऑलरेडी कोई चार्ज था नहीं, तो अपोजिशन के लिए कुछ था नहीं, तो अपोजिशन के कुछ था नहीं तो वर्क डन हुआ नहीं, और वर्क डन हुआ नहीं तो फिर एनर्जी भी स्टोर हुआ नहीं। लेकिन जब तुम दूसरे चार्ज को लाते हो तो दूसरे चार्ज को कौन अपोज करता है? पहला चार्ज। तो वर्क डन होता है और वो वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसी को बोलते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमको सबसे पहले फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस। वैसे हमने ये ऑलरेडी डिराइव करके रखा है। कब किया था पता है? अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूँ। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया था। कहाँ किया था? तो हमारे पास ओरिजिन पे एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज था, उसके बाद हमने एक स्मॉल क्यू चार्ज लिया था ए पॉइंट पे, और ए का डिस्टेंस था r1 फ्रॉम ओरिजिन। हमको ए से इस चार्ज को बी पे लाना था, बी का डिस्टेंस था r2 फ्रॉम ओरिजिन। तो हमको ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है इसको ए से बी लाने में क्या करना पड़ा? वर्क। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ए से बी में लाने में क्या करना पड़ गया हमको? वर्क। और वो वर्क डन अपीयर्स एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर याद होगा तो, uf माइनस यू आई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1/r2 माइनस 1/r1। ये हमने डिराइव किया है ऑलरेडी। फिर हमने बोला था कि अगर इनिशियली ये जो चार्ज है स्मॉल क्यू अगर वो इन्फिनिटी भी होता तो r1 की वैल्यू कितनी आती? इन्फिनिटी। और जो फाइनल पॉइंट है उसका डिस्टेंस है मान का r, और जो कैपिटल क्यू है इसको बोलते थे q1, और जो स्मॉल क्यू है इसको बोलते थे q2, और इनिशियल एनर्जी क्या होता? 0, और फाइनल को क्या बोलते हैं? u। तो ये सारे वैल्यूज तुम जब सब्स्टिट्यूट करते हो तो फिर आपको मिलता है u इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाय r। तो हमने तो ऑलरेडी ये पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करके रखा है सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस का। फिर वापस से क्यों करना है? वापस से क्यों करना है? क्योंकि इस बार हम लोग मेथड अलग यूज करने वाले हैं। इक्वेशन वही आएगा वापस से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाय r, लेकिन मेथड अलग है। तो मेथड में क्या डिफरेंस है बताता हूँ मैं। अब सबसे पहले एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेंगे। तो मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो ये एक स्पेस है जिसमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया मैंने। इस स्पेस में मैं 2 पॉइंट इमेजिन कर लेता हूँ। एक पॉइंट है ए, और अगर आपको याद होगा इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमेशा आप ओरिजिन से मेजर करते हो। तो पोजीशन वेक्टर ये आ गया r1 बार विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड एट दैट पॉइंट।
और हमारे पास और एक पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर है r2 बार। अब तक मैंने चार्जेस लाए नहीं, अब एक एक करके चार्ज लाऊंगा। ये हो गया r2 बार। ए और बी इन दोनों में डिस्टेंस है r12। कितना है? r12। ओके, हमने अभी तक कोई चार्ज लाया नहीं है, हमने सिर्फ एक रीजन लिया। उस रीजन में एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 बार, एक पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर है r2 बार। ए और बी में डिस्टेंस है r12। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहला चार्ज लाएंगे, और चार्जेस हम लोग नॉर्मली कहाँ से लाते हैं? इन्फिनिटी से। तो हम लोगों ने पहला चार्ज लाया इन्फिनिटी से और कहाँ रख दिया? ए पॉइंट पे। तो चार्जेस तुम कहाँ से ला रहे हो? इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से लाके कहाँ रख दिया? ए पॉइंट पे। कहाँ रख दिया? ए पॉइंट पे। व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए? कितना? 0। क्यों 0? क्योंकि वहाँ ए पॉइंट पे किसी भी और चार्ज की फील्ड नहीं थी, मतलब किसी ने अपोज नहीं किया। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज इज ऑलवेज 0। तो पहले चार्ज को लाने में वर्क होता है क्या? होता है क्या? हाँ कि नहीं? यस और नो? यस और नो? अरे थोड़ा जोर से बोलो। नो। तो सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या? नहीं। कितना होगा? 0। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्क से आता है, और पहले चार्ज को लाने में तो वर्क डन हुआ नहीं। अब मैं दूसरा चार्ज ला रहा हूँ। दूसरा चार्ज कहाँ से लाएंगे? इन्फिनिटी से लाएंगे। कहाँ रखेंगे? बी पॉइंट पे रखेंगे। लेकिन ये बी पॉइंट किसके फील्ड में था? ए। और ए पे ऑलरेडी कौन सा चार्ज है? Q1। तो जो बी पॉइंट है जहाँ पे तुम सेकेंड चार्ज को ला के रखने वाले हो, वो बी पॉइंट Q1 चार्ज के फील्ड में है। तो बी पॉइंट पे Q1 का पोटेंशियल है। किसका पोटेंशियल है? Q1 का। किसका पोटेंशियल है? Q1 का। अब जब मैं सेकेंड चार्ज को लाऊंगा तो वर्क डन होगा W2। और अगर आपको याद होगा, हमने कल के सेशन में ये डिराइव किया था, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। याद है क्या? कल ही तो देखा था, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा चार्ज? जो चार्ज आप मूव कर रहे हो। किसको मूव कर रहे हो? सेकेंड चार्ज को। सेकेंड चार्ज को मूव कर रहे हो, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? Q2। डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल मतलब बी पॉइंट पे पोटेंशियल, और इनिशियल मतलब कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। क्योंकि हमने चार्ज को कहाँ से लाया? इन्फिनिटी से। तो इनिशियल पॉइंट क्या था? इन्फिनिटी। और फाइनल पॉइंट क्या है? बी। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल Q2। लेकिन बी पॉइंट पे किसका पोटेंशियल? बी पॉइंट पे कौन सा चार्ज का पोटेंशियल था? Q1 का। क्योंकि Q1 पहले से वहां था, तो यहाँ पे पोटेंशियल किसका होगा? किसका होगा? Q1 का। उसको क्या बोलते हो? V1। तो कल मैंने आपको नोटेशन भी बताए थे कि V1 का मतलब क्या होता है। V1 का मतलब, V1 के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है कि एक पॉइंट पे पहले चार्ज का पोटेंशियल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे Q1 चार्ज है, इसका पोटेंशियल कहाँ पे? बी पॉइंट पे। तो उसको क्या बोलते हैं? V1। क्या बोलते हैं उसको? V1। ये V1 किसका पोटेंशियल है? किसका है? फर्स्ट चार्ज का। कौन से पॉइंट पे? लेकिन बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? तो इसको लिखते हैं V1 ऑफ R2, मतलब पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज बट एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड चार्ज। माइनस 0। क्यों 0? क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। तो व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग सेकेंड चार्ज? Q2 इंटू V1 ऑफ R2। बराबर। पहले चार्ज को लाने में वर्क हुआ क्या? नहीं। दूसरे को लाने में हुआ क्या? यस। तो ये वर्क कहाँ स्टोर हो गया? इन दोनों चार्जेस में। दिस वर्क is stored in the system of charges. So therefore total work कितना हुआ? total work done is W equal to W1 plus W2. Therefore W1 is 0 और W2 कितना है? Q2 V1 of R2. Therefore work done equal to कितना हो गया? Q2 V1 of R2. लेकिन V1 मैंने अभी बताया, V1 का क्या मतलब होता है? किसका पोटेंशियल?
पहले चार्ज का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज? 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस? कौन सा डिस्टेंस? पहले चार्ज का डिस्टेंस किससे? दूसरे से। तो क्या लिखोगे? R12। क्या लिखोगे? R12। तो Q2 1/4πε0 Q1 upon R12. This work is stored in the form of potential energy. This work is stored in the form of potential energy, और इसको बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12। ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, तो अभी जिनका ध्यान नहीं था वापस ध्यान दो, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ। अभी हमारे पास एक रीजन था, उस रीजन में फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज। मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों लिया? क्योंकि मुझे डिस्टेंसेस स्पेसिफाई करने हैं। अब ऐसा है कि इसमें एक पॉइंट है ए जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, दूसरा पॉइंट है बी, वहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r1 बार और बी का पोजीशन वेक्टर है r2 बार, r1 बार और ये आ गया r2 बार। बट जब हम लोग पहले चार्ज को लाएंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे, तो नो वर्क इज डन, मतलब वर्क डन टू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू 0। लेकिन जब तुम सेकेंड चार्ज को लाओगे, तुम सेकेंड चार्ज को ला रहे हो इन्फिनिटी से कहाँ रख रहे हो? बी पॉइंट पे। ए और बी इन दोनों पॉइंट में डिस्टेंस कितना है? R12। तो वर्क डन टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज, वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो W2 इज द वर्क डन टू ब्रिंग कौन सा नंबर का चार्ज? दूसरा चार्ज। तो चार्ज कौन सा? Q2, क्योंकि तुम ला किसको रहे हो? Q2। कहाँ रख रहे हो? बी पॉइंट पे। लेकिन बी पॉइंट पे पहले से कौन से चार्ज का पोटेंशियल है? पहले का। क्यों है? क्योंकि बी पॉइंट पहले चार्ज के फील्ड में है। कोई भी पॉइंट अगर किसी एक चार्ज के फील्ड में हो तो उस पॉइंट पे चार्ज का पोटेंशियल होता है, राइट? तो बी पॉइंट किसके फील्ड में था? Q1। तो बी पॉइंट पे किसका पोटेंशियल है? Q1। वेरी गुड। इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा वी, मतलब क्या लिखेंगे? वी फाइनल। फाइनल मतलब कौन सा पॉइंट? बी। इनिशियल मतलब कौन सा पॉइंट? इन्फिनिटी। लेकिन बी पॉइंट पे किसका पोटेंशियल था? पहले चार्ज का। पहले चार्ज का पोटेंशियल कौन से पॉइंट पे था? बी। लेकिन बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? R2। तो इसको नोटेशन में ऐसा लिखते हैं -0। करेक्ट। अब ऐसा क्यों लिखते हैं V1 of R2? क्योंकि अगर वो आगे आएगा ही, लेकिन बता देता हूँ, अगर मैं कोई और तीसरा पॉइंट लेता C, तो ये C पॉइंट भी किसके फील्ड में है? Q1 की। तो इस C पॉइंट पे भी किसका पोटेंशियल होता? किसका होता? Q1 का। तो मुझे बताना पड़ेगा ना V1 किसका पोटेंशियल है, लेकिन कौन से पॉइंट पे है? C। तो अगर C का पोजीशन वेक्टर में R3 लूँ तो समझ में आ गया V1 किसका पोटेंशियल है? Q1 का। लेकिन कौन से पॉइंट पे? C। अगर मैं V1 of R2 लिखूँ तो किसका पोटेंशियल है? Q1 का। कौन से पॉइंट पे? B पे। तो वैसा नोटेशन है, वो नोटेशन ऐसा लिखना पड़ता है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका वर्क डन W2 इक्वल टू Q2 V1 ऑफ R2। ओके गुड। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? टोटल वर्क डन हो गया W1 प्लस W2। W1 कितना है? 0 है। W2 कितना है? Q2 V1 ऑफ R2 है। तो Q2 V1 इज 1/4πε0 Q1 बाय डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? पहले और दूसरे चार्ज का। तो कितना? R12। और यही वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक क्लियर? ये तो अब तक हमने सिर्फ 2 चार्जेस का देखा। अब अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी और सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि इस पे CET में, जेई में, नीट में, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। Potential energy of a system of n point charges। अब
हमको ऑलरेडी दो चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो वी नो दैट विकेट विकेट ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा भी विकेट ले जाएगा, तो ध्यान दो। वी नो दैट क्या पता है हमको? हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन, तो वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। हमको n चार्जेस करना है, मुझे पता है। n चार्जेस कैसे लाओगे? पहला लाओगे नो वर्क इज डन, दूसरा लाओगे वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट, तीसरा लाओगे वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, चौथा लाओगे वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। तो n चार्जेस को लाने के लिए पहले चार्ज को लाना पड़ेगा, फिर किसको लाएंगे? दूसरे। तो वो तो दो का कर लिया ना तुमने, फिर वापस को डिराइव करना है। तो हमको तो पहले से ही पता है दो चार्जेस को एक साथ लाने के लिए, एक मतलब साथ में लाने के लिए कितना वर्क होता है? Q1 Q2 अपॉन 4π0 R12, ये तो पता ही है, फिर वापस क्यों करना है? तो वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस इज कितना वर्क हुआ था बताओ? W1 + W2 = कितना होता? बता दो। पहले को लाने में कितना वर्क हुआ था? 0। दूसरे को लाने में कितना होता? 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन R12, where R12 is the distance between charge 1 and charge 2। तो मतलब ये है A पॉइंट पे चार्ज था, वो A पॉइंट पे चार्ज था Q1, B पॉइंट पे चार्ज था Q2। इन दोनों को साथ में लाने के लिए कितना वर्क हो गया? W1 + W2, और डिस्टेंस कितना है? R12। अब इसके बाद चीज़ें डिफिकल्ट होगी, ध्यान होना चाहिए। अब हम लोग लाएंगे तीसरे चार्ज को। मान लेते हैं तीसरा चार्ज है Q3, उसको रखना है C पॉइंट पे। तीसरा चार्ज को लाना है, इन्फिनिटी से लाना है। कहाँ रखना है? C पॉइंट पे। A और C का डिस्टेंस R13 है, B और C का डिस्टेंस R23 है। जब तुम तीसरे चार्ज को लाओगे तो वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज इज इक्वल टू कौन सा चार्ज को ला रहे हो? कौन से चार्ज को तुम मूव कर रहे हो? Q3। कहाँ से ला रहे हो? इन्फिनिटी से। तो पता है वर्क डन इज Q3 कहाँ रखने वाले हो? लेकिन C पे किसका पोटेंशियल है? तो कौन अपोज करेगा? Q1 और Q2। तो पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज एट द लोकेशन ऑफ थर्ड, है ना? और किसका पोटेंशियल है? सेकेंड चार्ज एट द लोकेशन ऑफ थर्ड। ऐसा नोटेशन लिखते हैं, क्योंकि तुम तीसरे चार्ज को ला के रख रहे हो C पॉइंट पे, लेकिन ये C पॉइंट पहले चार्ज के पोटेंशियल में था और किसके पोटेंशियल में था? सेकेंड चार्ज के। तो पहले चार्ज ने भी अपोज किया और दूसरे चार्ज ने भी अपोज किया। तो फॉर्मूला याद रखना, आप थर्ड चार्ज को मूव कर रहे हो ना, W3 = Q3 V1 + Q3 V2। लेकिन ये V1 V2 कहाँ पे? तीसरे चार्ज के लोकेशन पे। से क्या लिखा मैंने? R3 और R3। याद रहेगा? पक्का याद रहेगा? श्योर? तो अब देयरफॉर वर्क डन W3 इज Q3 V1 किसका पोटेंशियल है? पहले चार्ज का। कहाँ पे है? तो व्हाट इज द पोटेंशियल का फॉर्मूला? 1/4π0 Q1 कौन से पॉइंट पे? C। डिस्टेंस कितना है? R13 प्लस Q3, बताओ 1/4π0 किसका पोटेंशियल? सेकेंड चार्ज का। कहाँ पे? तो डिस्टेंस क्या आएगा? R23, बराबर। तो ये आ गया आपका वर्क डन W3 = 1/4π0 Q1 Q3 अपॉन R13 + 1/4π0 Q2 Q3 अपॉन R23। यहाँ तक क्लियर? बराबर। अब इमेजिन अभी ऐसा इमेजिन करो, पहला चार्ज लाए, कोई वर्क नहीं हुआ। दूसरा चार्ज लाए, वर्क हुआ, पहले ने अपोज किया। तीसरा चार्ज लाए, पहले दूसरे ने अपोज किया। अब तुम ला रहे हो चौथा चार्ज,
तुमने पहले चार्ज को ला के रखा था ए पॉइंट पे, राइट, दूसरे चार्ज को तुमने ला के रखा था बी पॉइंट पे, तीसरे चार्ज को तुमने ला के रखा सी पॉइंट पे, अब चौथे चार्ज को तुम ला रहे हो डी पॉइंट पे लाने वाले हो। ये डिस्टेंस था R13 सॉरी, ये डिस्टेंस है R12। ये डिस्टेंस होगा, ये चार्ज यहाँ पे कौन सा आएगा, फोर्थ चार्ज आएगा, तो डिस्टेंस को क्या बोलूँगा मैं, ये R13, इसको क्या बोलूँगा R34, इसको क्या बोलूँगा R12, इसको क्या बोलेंगे R24। वेरी गुड। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे R14, और इसको क्या बोलेंगे R23, तो R23 और R1, करेक्ट। अब जब तुम चौथे चार्ज को ला रहे हो, therefore वर्क डन इन ब्रिंगिंग फोर्थ चार्ज इज, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग फोर्थ चार्ज अपॉन Q4 इज, तो W4। जब तुम चौथे चार्ज को ला रहे थे तो कौन कौन अपोज कर रहा है, कौन कौन अपोज कर रहा है, 1 और 2 और 3, तो पहले चार्ज के रिपल्शन के अगेंस्ट में वर्क होगा, दूसरे चार्ज के रिपल्शन के अगेंस्ट में भी वर्क होगा, और तीसरे के अगेंस्ट में वर्क होगा, तो तीन टर्म आएगी ना, Q4 और Q4, राइट। किसने किसने अपोज किया, पहले के पोटेंशियल ने, और किसने किया दूसरे की, और किसने किया तीसरे की। लेकिन जो चौथे चार्ज को रखने वाले हो डी पॉइंट पे, और डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना था R4, तो V1 ऑफ R4, V2 ऑफ R4 और V3 ऑफ R4। ये ऑफ R4 नहीं भी लिखोगे तो चलता है, मतलब डज नॉट मैटर रियली कि तुम इसको लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, कोई बात नहीं, मत लिखो, कंफ्यूजन होता हो तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट, गुड। तो Q4 व्हाट इज पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, 1 और 4, देखो मैंने बताया था, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, 1 और 4 का डिस्टेंस कितना होता है R14, प्लस Q4 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R24, प्लस Q4 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अपॉन R34। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग फोर्थ चार्ज। अब याद कैसे रखते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनने वाले हैं, तो याद कैसे रखते हैं। जब तुम पहले चार्ज को लाए, किसी ने अपोज किया नहीं, तो वर्क डन कितना आया 0। तो वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज में एक भी टर्म नहीं होता है, 0। जब तुम सेकेंड चार्ज को लाए तो कितने ने अपोज किया, तो एक ही टर्म आया, कौन सा, Q2 V1, वही तो किया ना, वही तो किया Q2 इंटू V1। जब तुम तीसरे चार्ज को लाए तो किसने अपोज किया, तो कितने टर्म आएंगे, 2। जब तुम चौथे चार्ज को लाए, किसने अपोज किया, 1, 2 और 3, तो कितने टर्म्स आएंगे, 3, बराबर। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन देखना है, टोटल वर्क डन, देयरफॉर टोटल वर्क डन इज पहले चार्ज को लाने में जितना वर्क हुआ, प्लस दूसरे को लाने में जितना वर्क हुआ, प्लस तीसरे को लाने में जितना वर्क हुआ, और प्लस फोर्थ चार्ज को लाने में जितना वर्क हुआ, दैट इज टोटल वर्क डन। इस पर W1 प्लस W2 तुमको पिछले टॉपिक से मिल गया था, देखा ना हमने, वी नो दैट, देखा कि नहीं हमने, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R12। तो W1 प्लस W2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12, प्लस W3 अभी तो फाइंड किया था हमने, कितना है W3, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बाई R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 बाई R23। तो ये आ गया W3, आ गया, यस, बराबर, गुड। अब कौन रह गया, W4 तो ऊपर ही लिखा है हमने, लिखा है कि नहीं ऊपर W4, तो प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग फोर्थ चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q4
अपॉन R14 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q4 अपॉन R24 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या लिखेंगे लास्ट टर्म Q3 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 Q4 अपॉन R34 बराबर करेक्ट गुड सिंपल हो गया। तो 6 टर्म्स आ गए, कितने आ गए 6। अब याद कैसे रखना फिर, तो कैसे रखना बताता हूँ मैं, सिंपल ट्रिक है। टोटल चार्ज कितने हैं 4, तो कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं 6 बनते हैं। कैसे 6 बनते हैं 1 2 1 2 1 3, मतलब 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का किसके साथ 4 का, तो 1 के सारे कॉम्बिनेशन हो गए, 2 का किसके साथ 3 के साथ, और 2 का किसके साथ 4 के साथ, तो 2 3 और 2 4, और 3 का किसके साथ 4 के साथ, तो कितना हो गया कॉम्बिनेशन 6। तो अभी याद कैसे रखना है, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, इन सब में क्या कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आएगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14, ये 1 के 3 कॉम्बिनेशन हो गए, Q2 Q3 अपॉन R23, Q2 Q4 अपॉन R24 और प्लस Q3 Q4 अपॉन R34 बराबर करेक्ट हो गया। इसको तुम आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में लिख सकते हो, कैसे लिखोगे समेशन 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 ऐसा है ना, तो QI QJ अपॉन R12 R13 R14 R23 R24 R34 मतलब RIJ, और सारे कॉम्बिनेशन लिए हमने, तो इसके लिए क्या लिख देंगे ऑल कॉम्बिनेशंस। ये आ गया आपके पास वर्क डन टू ब्रिंग n चार्जेस, 4 के लिए किया, फिर हमने उसको बोल दिया n, और यही वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड, तो कहाँ गया स्टोर हो गया, कहाँ स्टोर हो गया इसी सिस्टम में स्टोर हो गया, इसी सिस्टम ऑफ चार्जेस में स्टोर हो गया, यहीं पे स्टोर हो गया वर्क डन, और उसी एनर्जी को क्या बोलते हो तुम पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है तक पक्का गुड। तो पहले चार्ज को लाए नो वर्क इज डन, दूसरे चार्ज को लाए वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट, तो वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R12। तीसरे चार्ज को लाए तो वर्क इज डन अगेंस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, तो Q3 V1 प्लस Q3 V2, फिर V1 और V2 का फॉर्मूला तुमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर तुम चौथे चार्ज को लाए वर्क इज डन अगेंस्ट 1 2 एंड 3, तो Q4 V1 प्लस Q4 V2 प्लस Q4 V3, ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट के अंदर Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13, Q1 Q4 अपॉन R14, Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24 एंड प्लस Q3 Q4 अपॉन R34। तो सारे कॉम्बिनेशन ले लिए हमने, वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी किसका 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 n पॉइंट चार्जेस का, किसका n पॉइंट चार्जेस का। अब अगला टॉपिक है, क्या है अगला टॉपिक है, हाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान देना अच्छे से। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज in an external field, ओके। तो अभी ऐसा है, मैंने अभी अभी बोला चिंता मत करो, मैं सही टाइम पे छोड़ दो, डोंट वरी, मेरे को अगला क्लास पे जाना है ना, तो छोड़ दूंगा मैं टाइम पे।
फिजिक्स में सिर्फ ध्यान फिजिक्स पे, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। मैंने आपसे अभी भी पूछा, क्या पूछा कि पहले चार्ज को लाने में कितना वर्क हुआ, 0, राइट। इसके लिए सिंगल चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0। हाँ, लेकिन वो कब, वो तब हम लोग चार्जेस कहाँ से लाते हैं, इन्फिनिटी से। तो जब मैं इन्फिनिटी से पहला चार्ज ला रहा था, मैं कहीं उसको रख रहा था, और जहाँ उसको मैं लाके रख रहा था वहाँ पे पहले से कोई चार्ज नहीं था, पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अब एक काम करो, ऐसा इमेजिन करो हमारे पास यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सिर्फ डिस्टेंसेस और पोजीशन वेक्टर्स के लिए ही यूज करते हैं, बाकी कोई रीज़न नहीं है। अब एक काम और करो, इमेजिन कर लो कि यहाँ पे पॉइंट ए है, ए पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से आर बार है, क्या है, आर बार। और इस रीजन में, इस रीजन ऑफ स्पेस में पहले से ही एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्सटर्नल, बराबर। तो अभी हमने जब पहले बोला था ना कि वर्क डन टू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज इज 0, वो क्यों बोला था, क्योंकि तुम जब पहले चार्ज को लाते हो और ए पॉइंट पर रखते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या, नहीं, अभी है क्या, है। तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, जहाँ पे फील्ड होता है वहाँ पोटेंशियल होता है, क्योंकि पोटेंशियल फील्ड ही प्रोड्यूस करता है। तो जहाँ पे फील्ड होता है वहाँ पे कौन होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल कौन प्रोड्यूस करता है, फील्ड। तो ये ए पॉइंट एक्सटर्नल फील्ड में है क्या, यस। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल होगा क्या, यस। किसका, हाँ, तो उसको नाम दे देंगे, लेट बी ऑफ आर बार। मैं जो नोटेशंस दे रहा हूँ, नोटेशंस बहुत केयरफुली समझ लेना है, क्योंकि आगे जाके मैं और चार्जेस आने वाला हूँ। अभी फिलहाल सिंगल चार्ज है, फिर 2 चार्ज लाएंगे, बराबर। तो ध्यान देना, यहाँ पे नोटेशन पे ध्यान देना। मैंने क्या लिखा, v ऑफ आर बार। मैंने v1 लिखा क्या, नहीं। v2 लिखा क्या, नहीं, क्योंकि v1 का मतलब क्या था, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज। v2 का मतलब क्या था, पोटेंशियल ऑफ सेकेंड चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज ने प्रोड्यूस किया क्या, नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही था। और उस एक्सटर्नल फील्ड में पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल किसका है, एक्सटर्नल फील्ड का है। तो उसको डिनोट किससे करेंगे, सिर्फ v से। v1 v2 लिखेंगे क्या, नहीं। तो लेट v ऑफ आर बार बी द पोटेंशियल, कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट ए, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू क्या, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, बराबर, गुड। वर्क डन इन bringing charge q1 from infinity to point A is, work done कैसे निकालते हो, वर्क डन क्या होता है, चार्ज दैट यू आर ब्रिंगिंग, किसको ला रहे हो, किसको ला रहे हो, q1 को, और वहां पे पोटेंशियल पहले से किसका था, किसका था, एक्सटर्नल फील्ड का। कितना था, कितना था, v था। तो हो गया, दिस इज वर्क डन। और वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ potential energy. So this work is stored in the form of potential energy. In the form of potential energy. Therefore, potential energy of a system of single charge in an external field is Q1 V of R bar. बस, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, उसके ऊपर से V का फॉर्मूला बनता है, वो आपको दिया होता है डायरेक्टली, कि जिस पॉइंट पे तुम चार्ज को ला रहे हो उस पर जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला ऐसा है, यूज़ कर लेना। क्लियर यहाँ तक, बराबर। तो सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होता है या नहीं होता है, होता है अगर पहले से ही जिस पॉइंट पे तुम चार्ज को ला रहे हो उस पॉइंट पे पहले से ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो।
और नहीं होता है अगर वहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो जो मैंने बोला था ना कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इज जीरो, ये अंडर सम कंडीशन है कि पहले से वहाँ पे फील्ड नहीं था। अगर पहले से वहाँ पे फील्ड था तो होगा क्या? यस। अब हम दूसरा चार्ज लाएंगे, तो दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, potential energy of a system of 2 point charges in कहाँ पे in external field। क्लियर आता? तो मैं अभी डायग्राम यही यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वापस से डायग्राम ड्रॉ करने का कंटाला आ गया, तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। अब ऐसा है, कैसा है अब समझ लो। अब हमको एक की जगह पे 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि 2 चार्ज आ रहे हो ना, तो दोनों को तो सेम जगह पे रख नहीं सकते। तो पहले चार्ज को एक जगह पे रखोगे तो दूसरे के लिए नया लोकेशन होता है कि नहीं? ऐसा तुम जहाँ पे कोई बैठा है उसके ऊपर जाके तो नहीं बैठते, तो वैसे ही यहाँ पे चार्ज भी ना वैसा नहीं करेगा। तो ये बी पॉइंट है। ओके, बी पॉइंट है। लक्ष असू द्या, कामातील शिकाल तर टिकाल। और ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो। इतने सिंपल चीज़ों को अगर तुम ध्यान नहीं दोगे ना गए। चलो ध्यान दो। अब नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको 2 चार्जेस लाने हैं। हम कभी भी एक एक करके चार्जेस को लाते हैं। पहला चार्ज जब लाएंगे तो कहाँ रखेंगे? ए पे। दूसरा चार्ज आएंगे तो कहाँ रखेंगे? बी पे। तो 2 लोकेशन है, तो पोजीशन वेक्टर भी 2 बोलने पड़ेंगे ना, R1 एंड R2। करेक्ट? चीज़ें बहुत सिंपल है, लेकिन तुम अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा कब R1 लेना है, कब R लेना है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो समझ लो। अब पिछले केस में तुम एक ही चार्ज को ला रहे थे, जिस पॉइंट पर रख रहे थे वहाँ पे पोटेंशियल को तुमने क्या बोला? V ऑफ R1 बराबर। वो V किसका पोटेंशियल था? एक्सटर्नल फील्ड का। किसका था? एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे A और B दोनों कहाँ किस में है? एक्सटर्नल फील्ड में है। तो A और B दोनों पे किसका पोटेंशियल होगा? एक्सटर्नल फील्ड का होगा। तो नोटेशन देख लो, लेट V ऑफ R1 बार, लेकिन R1 बार किसका पोजीशन वेक्टर है? A का। तो लेट V ऑफ R1 बार इज द पोटेंशियल एट A ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, करेक्ट? V of R2 bar is the potential कहाँ पे पोटेंशियल? B पे। पोटेंशियल कहाँ पे? B पे। तो पोटेंशियल एट B ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। तो V हमेशा हम लोग रिजर्व रखते हैं किसके पोटेंशियल के लिए? एक्सटर्नल फील्ड के लिए। सिर्फ V ऑफ R1 लिखा तो एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल कहाँ पे है? A पे। V ऑफ R2 लिखा तो कहाँ पे है? B पे। क्लियर यहाँ तक? अभी तो सिर्फ नोटेशन है। अब हम लोग पहला चार्ज लाएंगे तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज मतलब Q1, इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A इज, पहले चार्ज को लाने में वर्क डन होगा Q1 V ऑफ R1। तो पहले चार्ज को सिर्फ किसने अपोज किया? एक्सटर्नल फील्ड ने। बाकी दूसरा चार्ज तो था ही नहीं ना अब तक। तो पहले चार्ज को किसने अपोज किया? सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड ने। यहाँ पे आ गया चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया? Q1। करेक्ट? पक्का? श्योर? तो W1 कितना आ गया? W1 कितना आ गया? Q1 V ऑफ R1। अब मैं A और B इन दोनों का डिस्टेंस को क्या बोल देता हूँ? R12। सही है। अब जब तुम सेकेंड चार्ज को लाओगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग किसको ला रहे हैं?
Q2 को कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ पे ला रहे हैं, कौन कौन अपोज करेगा, एक्सटर्नल फील्ड, और एक्सटर्नल फील्ड का बी पे पोटेंशियल क्या था, V ऑफ R2। लेकिन बी पॉइंट एक्सटर्नल फील्ड में होने के साथ साथ Q1 के फील्ड में भी है, तो और कौन अपोज करेगा। लेकिन Q1 का पोटेंशियल मैं कैसे लिखूंगा, V1 कहाँ पे है, R2 बार पे। तो नोटेशन का डिफरेंस समझ में आया। जब तुम सिर्फ V लिखते हो तो वो एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल होता है, जब तुम V1 लिखते हो तो वो पहले चार्ज का पोटेंशियल होता है। तो लिख देते हैं फिर वेयर V1 ऑफ R2 बार इज द पोटेंशियल ऑफ, किसका पोटेंशियल है, Q1 का, कहाँ पे है, किस पॉइंट पे, B पॉइंट पे। पक्का, सर लॉक कर दे। तो टोटल वर्क डन निकालो, therefore टोटल वर्क डन इज, टोटल वर्क डन कितना हो गया, W1 प्लस W2। W1 कितना था, Q1 V ऑफ R1। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, तो ध्यान दो। दूसरे के लिए क्या था, Q2 V ऑफ R2 प्लस Q2 V1 ऑफ R2, बराबर, गुड। तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल टू क्या है, Q1 V ऑफ R1 प्लस Q2 V ऑफ R2 प्लस Q2। ये V1 क्या था, किसका पोटेंशियल था, सिंगल चार्ज का, कहाँ था, बी पे था। सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एट अ गिवन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाई डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, ए और बी का, कितना है, वेरी गुड, R12 हो गया। ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बोला बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं था तो दो चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, अभी तो किया था ना हमने, क्या आया था, देखो देखो क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R12। ठीक, करेक्ट। जब एक्सटर्नल फील्ड है तो दो टर्म एक्स्ट्रा ही ना। अब इमेजिन कि एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती, मतलब हम लोग अगर एक्सटर्नल फील्ड को जीरो कर देते, क्या कर देते, जीरो, बंद कर देते, बराबर। तो पहले चार्ज को लाने में वर्क होता क्या, नहीं होता। दूसरे चार्ज को लाने में वर्क होता सिर्फ अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट। मतलब ए और बी इन दोनों पॉइंट्स पे एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल होता क्या, अगर एक्सटर्नल फील्ड ही नहीं है तो ए और बी पे एक्सटर्नल पोटेंशियल होगा क्या, हाँ बोलो ना, ही बोलो ना, हाँ कि नहीं। अगर जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल है क्या, नहीं है ना, पक्का, श्योर। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता तो पता है V और V क्या होता, जीरो होता, क्या होता, जीरो। तो आंसर क्या मिलता, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R12। और ये वही फॉर्मूला है जो सिर्फ दो चार्जेस को सिस्टम को साथ में लाने के लिए लगता है, बराबर। तो जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है वो क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर यहाँ तक, गुड। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड। पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अच्छा टॉपिक है, ध्यान देना। तो अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी, किसका, डाइपोल का, किसमें, इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल in an external, of course, electric field or uniform electric field, ऐसा है। तो before I derive this, I would want to know what is dipole, क्योंकि मैंने अभी आपको 3-4 दिन पहले ही बताया
कि व्हाट इज डाइपोल. व्हाट इज डाइपोल? Two equal but opposite charges separated by infinitesimal मतलब very small distance is known as electric dipole. तो ऐसा है, पहले बेसिक्स पता होने चाहिए, उसके बिना तुमको समझ में नहीं आएगा. टू पॉइंट चार्जेस, equal opposite charges separated by finite distance, actually infinitesimal distance मतलब very small distance is known as dipole. A straight line passing through the centers of both the charges is called as axis of dipole. तो इसको तुम axis बोलते हो. A straight line passing through centers of both the charges is known as axis of dipole. तो ये dipole का axis है. A straight line passing through center of dipole and perpendicular to axis is called as equator of dipole. ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, यहाँ से L डिस्टेंस और ये भी L डिस्टेंस, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू में 2L डिस्टेंस. फिर हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. क्या डिफाइन किया था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? Q into 2L. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is the product of magnitude of one of the charges. दोनों चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज लो, उसका मॉड लो, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड. तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? Q into distance between the two charges. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is defined as the product of magnitude of one of the charges and the distance between the two charges. इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम मीटर, क्योंकि चार्ज होता है कूलम में, डिस्टेंस होता है मीटर में, तो कूलम मीटर, बराबर. और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, जिसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज. ठीक. अब अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है डाइपोल का एक्सटर्नल फील्ड में, तो पहले इतने बेसिक्स पता होने चाहिए. इतना पता है तो अब देखते हैं कि हाउ डू यू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड. थोड़ा सा यहाँ पे लेवल ज़्यादा है, थोड़ा सा तो ध्यान देना. हमारे पास एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर आपको याद होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट कैसे करते हैं? सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स से. मतलब हम ऐसे पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और डायरेक्शन क्या है? सेम है. और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया एक डाइपोल, यहाँ पे एक डाइपोल रख दिया हमने. डाइपोल में एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज. मान लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट पे है, नेगेटिव चार्ज बी पॉइंट पे है. ठीक है. देन उसके बाद ऐसा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ अट्रैक्ट होगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा in the direction of electric field, in the direction of electric field, important. और नेगेटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू ई. क्योंकि फोर्स क्या होता है? क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ तक क्लियर है? पक्का. एक डाइपोल था, डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. डाइपोल को तुमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो जो डाइपोल का नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लग गया, क्योंकि पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और नेगेटिव पे क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमने 11वीं में एक कॉन्सेप्ट सीखा था जिसको तुम बोलते हो मोमेंट ऑफ कपल या फिर टॉर्क. क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ कपल या फिर टॉर्क. जिनको पता नहीं कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. अब ऐसा है, अगर एक बॉडी को मोशन में लाना है, लीनियर मोशन में लाना है, तो क्या लगाना पड़ता है? फोर्स. सिमिलरली जब एक बॉडी को रोटेट करवाना है तो क्या लगाना पड़ता है? टॉर्क. ठीक. तो ये जो दो फोर्सेस है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. जब दो फोर्सेस एक्ट हो
इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और दो अलग अलग पॉइंट पे एक्ट हो, तो वो पता है क्या करते हैं, वो रोटेट करते हैं सिस्टम को। तो यहाँ पे रोटेशन के लिए क्या लगता है, टॉर्क, और लीनियर मोशन के लिए क्या लगता है, फोर्स। तो बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करना है तो क्या चाहिए, फोर्स, और रोटेट करना तो क्या चाहिए, टॉर्क। याद रहेगा। ये फोर्स और ये फोर्स मिला के डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं, कैसे, क्लॉकवाइज। कैसे, क्लॉकवाइज। और मैंने तुमको अभी अभी बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये डायरेक्शन पता है किसका हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। और ये डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों में एंगल कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये डाइपोल क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। तो रोटेट हो गया, रोटेट हो गया, तो रोटेट हो गया तो नया एंगल कितना बन गया, थीटा जीरो। कितना बन गया, थीटा जीरो। करेक्ट है, बराबर। अब हमको इस डाइपोल को वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना है। क्या करना पड़ेगा, अरे फिजिक्स को ना समझने के लिए तुमको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही है अंडरस्टैंडिंग द नेचर अराउंड यू। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ गया, नीचे गया, उसको वापस से ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मतलब वर्क करना पड़ेगा। सही है, बराबर, सही है ना। ये था डाइपोल, ऐसा था, ऐसा हो गया, क्यों हुआ, टॉर्क की वजह से। वापस ऐसा करना है, क्या होगा, वर्क। लेकिन वर्क कौन करेगा, टॉर्क। कौन सा टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क। तो मुझे अगर डाइपोल को वापस अपनी जगह पे लेके जाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क। क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क। क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क। लेकिन ये एक्सटर्नल टॉर्क उतना ही होना चाहिए जितना ओरिजिनल टॉर्क है। ओरिजिनल टॉर्क वो कितना पता है, 11th स्टैंडर्ड में डिराइव किया था तुमने, पीई साइन थीटा। तो एक्सटर्नल टॉर्क उतना ही चाहिए जितना ओरिजिनल टॉर्क है। मतलब एक्सटर्नल टॉर्क को, ओरिजिनल टॉर्क को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। क्या करना है, न्यूट्रलाइज मतलब कैंसिल करना है। अब ऐसा क्यों, और सोचो सोचो सोचो, मैं अगर एक्सटर्नल टॉर्क ज़्यादा लगाता हूँ, ज़्यादा, तो डाइपोल अपनी जगह पे वापस जाएगा कि और ज़्यादा घूम जाएगा, ज़्यादा घूम जाएगा। अगर मैं कम लगाता हूँ तो वो अपनी जगह तक जाएगा ही नहीं वापस। इसके लिए एक्सटर्नल टॉर्क जो तुम लगा रहे हो वो कितना होना चाहिए, जितना ओरिजिनल टॉर्क था। इसलिए मैंने क्या लिखा, एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू ओरिजिनल टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ओरिजिनल टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है तो एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में, बराबर। जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है तो क्या होता है, वर्क, बराबर। फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट करेगा तो क्या होगा, वर्क। वैसे ही टॉर्क जब रोटेशन प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा पता है, वर्क। क्या होगा, वर्क। इसका कनेक्शन तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के साथ है। अभी मैंने आज रिवाइज करवाया, तुमने पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या फाइंड कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी। तुमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस को डिराइव कैसे किया था। आपके पास एक कैपिटल क्यू चार्ज था ओरिजिन पे, आपके पास एक स्मॉल क्यू चार्ज था ए पॉइंट पे। तुमको उस स्मॉल क्यू को ए से कहाँ लाना है, बी पे। ए से कहाँ लाना है, बी पे। ए से कहाँ लाना है, बी पे। तुमने क्या किया, तुमने बोला पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क कितना हुआ, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, था ना, ऐसा था कि नहीं। फिर तुमने ए से बी तक लाने में टोटल वर्क कैसे फाइंड किया था, देखो ए से बी आना है तो ए से बी बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, तो हमने क्या इमेजिन किया, छोटे 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 स्टेप्स। तो हर छोटे स्टेप में कितना वर्क हुआ, डी डब्ल्यू। तो टोटल वर्क कैसे फाइंड किया था, इंटीग्रेशन। वही यहाँ पे है, तुमको थीटा जीरो से कहाँ लेके जाना है, थीटा जीरो एंगल से कहाँ लेके जाना है, थीटा, राइट। तो मैं थीटा जीरो से थीटा तक घुमाऊंगा, मैं इसको थीटा जीरो एंगल से थीटा तक घुमाऊंगा। लेकिन कैसे घुमाऊंगा पता है,
स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और हर बार स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, क्या होगा, वर्क होगा। तुमको पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो लीनियर मोशन में। रोटेशनल में फोर्स यहाँ पे लिखते हो टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिखते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू डी थीटा। लेकिन टॉर्क कितना है, कितना है बता दो, पीई साइन थीटा डी थीटा। लेकिन ये वर्क तो हुआ ओनली टू रोटेट थ्रू स्मॉल एंगल। तुमको कहां से कहां तक जाना था, थीटा जीरो से थीटा। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन इनिशियल एंगल टू फाइनल एंगल। आया करेक्ट। देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू इनिशियल एंगल टू फाइनल एंगल डी डब्ल्यू। लेकिन डी डब्ल्यू क्या है बताओ, क्या है, पी साइन थीटा डी थीटा। लेकिन पी कांस्टेंट है, क्योंकि पी डिपेंड करता है चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस पे। ना तुमने चार्ज चेंज किया, ना तुमने डिस्टेंस चेंज किया, तो डिस्टेंस जो था वही है। तो पी कांस्टेंट है। एक्सटर्नल फील्ड तुमने चेंज किया नहीं, वो भी कांस्टेंट है, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है, एंगल। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा होता है माइनस साइन, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। मैं एक दिन वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैथ्स बताना पड़ेगा मेरे को, उसके बिना फिजिक्स में स्कोर नहीं आता। फिर तो ये हो गया माइनस साइन खा जाओ, हटा दो, मतलब खा गए ना, तो लिमिट्स उल्टे कर दो। अगर माइनस साइन तुमने हटा दी तो लिमिट्स उल्टे, फिर क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन क्या आ गया, पीई कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल। लेकिन वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहाँ गई, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, बराबर। मैंने दिया है ये आपको नोट्स में, आपके टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है। उन्होंने तो बलता कुछ लिख के रखा है, अब उन्होंने वो बलता क्या लिखा है बताता हूँ मैं। ये एग्जैक्ट इक्वेशन ये है, उनका जो वो इक्वेशन लिख रहे हैं वो कुछ अलग कंडीशन में होता है, तो मैंने वो भी दे दिया इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल केसेस। अब ऐसा है, अब तुम इमेजिन करो, अगर शुरू में इनिशियली अगर डाइपोल ऐसा होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल में एंगल कितना बनता, 90, बराबर। तो इनिशियल एंगल कितना लिखते हो तुम, 90। मतलब थीटा जीरो की वैल्यू क्या लिखते हो तुम, 90। क्या लिखते, 90। क्या लिखते, 90। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता, पीई कॉस ऑफ थीटा जीरो मतलब कॉस ऑफ 90 माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल। फाइनल एंगल पता नहीं तो क्या बोल दिया, थीटा। व्हाट इज कॉस 90, कॉस 90 जीरो माइनस कॉस थीटा। ओके, तो क्या आ गया, माइनस पीई कॉस थीटा हो गया। तो क्या हो गया, माइनस पी बार डॉट ई बार, क्योंकि पीई कॉस थीटा क्या होता है, पी बार डॉट ई बार। तो आपके बुक में ये दे के रखा है। अब ये कब होगा, अंडर अ कंडीशन जब इनिशियल एंगल कितना हो, 90 हो। नहीं तो ये नहीं होगा, नहीं तो वो होगा। राइट, क्लियर। दिया ये है, क्वेश्चन उस पर पूछे है, इसलिए जो नोट्स मैंने दिए उसमें चेंज कर दिया मैंने। तो जनरल इक्वेशन याद रखना और उससे तुम बना लो फिर। हाँ, अब ये कब यूज़ करना, फिर जब तुमको इनिशियल एंगल बताया ही नहीं हो, जब तुमको बोला ही नहीं ना इनिशियल कैसा है, तो इनिशियल क्या लोगे, 90, जब बोला नहीं हो तो। देन दूसरा भी केस है, अगर इनिशियली एंगल जीरो होता तो, जीरो होता मतलब पैरेलल होता। क्या होता, पैरेलल। मतलब जो डाइपोल है, डाइपोल जो है वो ऐसा होता, क्या ऐसा होता, ऐसा होता और ऐसा होता। तो डाइपोल मोमेंट पी बार और इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार में कितना एंगल दिख रहा है तुमको, जीरो। तो जब इनिशियली डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल एंगल कितना है, जीरो है। अगर एंगल जीरो है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा,
पी ई कॉस ज़ीरो माइनस कॉस थीटा, तो कितना आएगा पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया आपका स्पेशल केस नंबर 2। गुड, पक्का? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी का देखते हैं कल।